आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पाठ 6 के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में अर्थात इस भाग में हम लोग आज शैक्षिक उद्देश्य का क्या महत्व है, उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में कैसे लिखा जाता है और ब्लूम के उद्देश्य क्या हैं। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपसे एग्ज़ाम पूछता भी है। ब्लूम के उद्देश्य को, इन सारी बातों को आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। इसके पहले 6वें पार्ट के पहले पार्ट में हम लोग गणित शिक्षण के क्या ध्येय हैं, इन बातों को अच्छे तरीके से अध्ययन किए और हमें आशा है कि आप लोग नोट्स बनाए होंगे और उसे ज़रूर पढ़े होंगे। तो चलिए आज अपनी सिलसिला शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले ब्लूम के उद्देश्य को जान लेते हैं, फिर शैक्षिक के हमारे क्या उद्देश्य हैं, इनके महत्व को जान लेते हैं। जैसा कि आपके सामने हम छोटे छोटे नोट्स को बनाए हुए हैं, इसमें हमने डिटेल्स अध्ययन नहीं किया है, डिटेल्स पॉइंट नहीं निकाला है, पॉइंट करके रखे हुए हैं और आपको उन सभी पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर देंगे जिससे आपको समझ में आए। तो चलिए ब्लूम के क्या उद्देश्य हैं, इनको हम लोग जान लेते हैं। हमारे शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में, शैक्षिक उद्देश्य के वर्गीकरण में बोस्टन में आयोजित परीक्षक के सम्मेलन में सन 1948 में अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा लिया गया और इसमें यह निर्णय लिया गया कि उद्देश्य का वर्गीकरण जो है उसके मुख्यतः 3 सिद्धांत हैं। अर्थात इसमें जब 1948 में अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन प्रस्तुत किया गया तो उसमें ये निर्णय लिया गया सभी के द्वारा कि हमारा जो उद्देश्य का वर्गीकरण है उसके मुख्य 3 सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला शैक्षिक सिद्धांत, दूसरा तार्किक सिद्धांत, तीसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसके पश्चात जमांगिन एस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, शैक्षिक उद्देश्य का लक्ष्य मात्र ही नहीं होते जिनकी सहायता से हम पाठ्यक्रम को निश्चित करते हैं या अनुदेशन के लिए निर्देशित किया जाता है, बल्कि यह मूल्यांकन प्रक्रिया के वैशिष्ट्यीकरण में सहायक होते हैं।
इस प्रकार उद्देश्य के लिए मुख्यतः छात्रों की सोचने विचारने अर्थात उनमें ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक 3 पक्षों को सम्मिलित किया गया है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनमें तीनों जो हमारे पक्ष हैं अर्थात 3H सिद्धांत, जिन्हें हम लोग हेड, हार्ट एंड हैंड से संबंधित हैं। यहाँ पे हेड से तात्पर्य हमारा मस्तिष्क से संबंध पक्ष है, जिसे हम लोग संज्ञात्मक के नाम से जानेंगे। दूसरा हमारा हार्ट है अर्थात भाव और फीलिंग से संबंधित पक्ष है, अर्थात इसे हम लोग भावात्मक नाम जानेंगे। तीसरा हमारा हैंड है अर्थात क्रिया से संबंधित एक पक्ष है, जिसमें लोग शरीर क्रियात्मक पक्ष को नाम से जानेंगे। इनमें से हमारा जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसे बेंजामिन एस ब्लूम और उनके साथियों ने 1956 में विभाजित किया है। भावनात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम, क्रैथवाल और मसीह ने 1964 में मनोक्रियात्मक और वर्गीकरण सिद्धांत वर्गीकरण निम्बसन ने किया है, जो आपको निम्न प्रकार से पॉइंट करके समझाएंगे। पहला आपका रहा संज्ञानात्मक पक्ष। तो जान लेते हैं संज्ञानात्मक पक्ष क्या है, इसमें जो भी पॉइंट हैं। तो इसमें सबसे पहला संज्ञानात्मक पक्ष में पहला पॉइंट आप मानेंगे ज्ञान। यह संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तर है। इनमें छात्रों के प्रत्यास्मरण और पुनः पहचान के उनके जो तथ्य, शब्द, नियम और सिद्धांत विकसित किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः मनोवैज्ञानिक रूप से स्मृति का याद करने पर जोर दिया जाता है। ज्ञान का यह स्तर संज्ञानात्मक के अन्य 5 वर्गों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनमें समस्याओं का ज्ञान, समाधान, सामान्यीकरण आदि किया जाता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनमें छात्रों को प्रत्यास्मरण और अभिज्ञान के लिए अध्ययन, सेमिनार, परिचर्चा, क्षेत्रीय भ्रमण आदि विभिन्न क्षेत्रों द्वारा ज्ञान दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका रहा बोध। यह संज्ञानात्मक उद्देश्य की अगली सीढ़ी है। यह ज्ञान से एक कदम आगे अर्थात ज्ञान को समझना या ज्ञान का बोध है। इस अवस्था में विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान का अर्थात अब तक जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उनका अपने शब्दों में अनुवाद करता है और उसका व्याख्या करता है तथा उनका उल्लेखन करता है। यदि विद्यार्थी इन बातों को सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसे उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इस स्तर पर शिक्षण के प्रमुख नीतियों जैसे संक्षेपीकरण, पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्न उत्तर, प्रयोगशाला कार्य आदि की परिचर्चा होती है।
तीसरा पॉइंट रहा आपका प्रयोग। इसमें विद्यार्थी तथ्य और सिद्धांत के ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, अर्थात वह इस ज्ञान का प्रयोग अपनी समस्याओं के समाधान में करता है। चौथा पॉइंट रहा आपका विश्लेषण। इसमें छात्र की अपेक्षा की जाती है कि वह प्राप्त सूचना के आधार पर अपने विभिन्न भागों में संबंध स्थापित कर सके और जो भी उनका समस्या उत्पन्न हो उनमें वह उनका संबंध स्थापित कर सके, अपने समस्याओं को स्थापित कर सके। छठवां रहा आपका मूल्यांकन। यह उच्च स्तर का उद्देश्य है। इनमें तथ्य, सिद्धांत, नियम, विचार, कार्य, विधि और सामग्री के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टि अपनाते हैं। उनके संबंध निर्णय लेने में आंतरिक और बाह्य मानदंड को प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं हुए, यदि हुए तो किस सीमा तक हुए, कक्षा में सीखने के जो अनुभव उत्पन्न किए गए वे प्रभाव उत्पादक रहे या नहीं रहे, तथा उद्देश्य को कितने अच्छे से प्राप्त किया गया, इसका सभी का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये आपके पहले पॉइंट संज्ञानात्मक पक्ष के कुछ पॉइंट रहे, बिंदु रहे। दूसरा आपका आता है भावनात्मक पक्ष। तो ये इस पक्ष का वर्गीकरण BS ब्लू और DR कृथवाल ने 1964 में किया। इस पक्ष का संबंध रुचि, अभिवृत्ति तथा मूल्यांकन के विकास में होता है। रुचि किसी कार्य में लगे रहने की मनोवृत्ति है। अभिव्यक्ति किसी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति के प्रति सोच, व्यवहार प्रदर्शित करती है। शिक्षक इन सब का महत्व तो जानते हैं, लेकिन बहुत कम इस बात पर केंद्रित करते हैं। साथ ही इस क्षेत्र का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। कई बार छात्र बनावटी व्यवहार कर सकता है, जिससे उसका सही मूल्यांकन कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। भावनात्मक पक्ष संज्ञानात्मक पक्ष से अलग नहीं है। विद्यार्थी अपनी भावना और दृष्टिकोण के विषय में तभी सोचता है जब वह संज्ञानात्मक क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त कर लेता है। यदि वह संज्ञानात्मक क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के विस्तृत जो भी उनकी श्रेणियाँ, जो भी प्रणाली हैं, उन सभी का गहराई अच्छे से अध्ययन नहीं किए हैं, तो भावनात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन हेतु उनके बहुत कठिनाई होगी। ब्लूम ने इस पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला पॉइंट रहा ग्रहण करना। निम्नवत स्तर का सीधा संबंध विद्यार्थी की किसी उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता से होता है। इसमें छात्र की उद्दीपन को ग्रहण करने की इच्छा को देखा जाता है, साथ ही उसमें ध्यान को आकर्षित किया जाता है और उसे जागरूक बनाया जाता है कि वह कक्षा में शिक्षक की बातों को अच्छी तरीके से सुने
शिक्षक जो भी टीचिंग कर रहा है, जो भी शिक्षण कार्य प्रस्तुत कर रहा है, उस पर छात्र अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने एकाग्रता को बनाएं और उन्हें ध्यानपूर्वक सुने, जिससे वो शिक्षण कार्य को अच्छे से समझ पाएँ। वास्तव में यह स्तर छात्र को अधिनियम के लिए तैयार करता है। इसमें क्रियाओं की जागरूकता, क्रिया प्राप्त करने की इच्छा, क्रिया का नियंत्रित ध्यान, इन सारी बातों का ग्रहण किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपका है अनुक्रिया। इसमें विद्यार्थी प्रेरित होकर सक्रिय रूप से ध्यान लगाकर ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी सुनने के साथ साथ उस पर जो शिक्षक प्रस्तुत कर रहा है उस पर भी अमल करता है। यह भी किसी वस्तु या विचार के प्रति रुचि को व्यक्त करता है, जिससे छात्र अनुक्रिया करता है। तीसरा पॉइंट आपका रहा अवमूल्यन। अनुमूल्यन, इस स्तर पर विद्यार्थी किसी आदर्श मूल्य, वस्तु, रुचि या घटना से अपने को जोड़ लेता है। इस उद्देश्य द्वारा बालक दृष्टिकोण को विकसित करता है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अंधविश्वासों से मुक्त या अन्य बातों को यदि प्रायोगिक जांच पर सिद्ध किया जाए तो वह बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक होती है। चौथा आपका रहा संप्रदायीकरण। जहाँ से एक अधिक उपयुक्त मूल्य हो, उस समग्र बालक उन पर विचार करता है, उसमें कौन से मूल्य को वह धारण करें। पांचवा आपका रहा व्यवस्था या संगठन। यह संश्लेषण के समान है। इसमें छात्र को एक से अधिक मूल्य मिलते हैं तो उन मूल्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित करता है। इसमें मूल्यों के संगठन पर अधिक ध्यान देते हैं। छठवां आपका पॉइंट रहा चरित्रीकरण। इस स्तर पर शिक्षक छात्रों के विशेष मूल्यों का या मूल्य समूह के विश्लेषीकरण का ज्ञान सरलतापूर्वक कराता है। इस समय छात्र द्वारा संगठित विचार, मूल्य और दृष्टिकोण को जो निर्णय होता है वह उसके भावी जीवन के दर्शन के आधार पर बन जाते हैं। तो इस तरीके के ये 6 पॉइंट रहे जो आपके भावनात्मक पक्ष के रहें। तो चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं शैक्षिक उद्देश्य का महत्व। आप जानते हैं, आपको बता दें, शैक्षिक उद्देश्य की जो महत्ता है, यह महत्ता उनके निम्नलिखित कार्यों से स्पष्ट हो जाती है। तो उनके निम्न कार्यों को जानते हैं। पहला पॉइंट आपका रहा जितने भी शैक्षिक कार्यक्रम के नियोजन होते हैं उनके आधार पर शैक्षिक कार्यक्रम के कुछ बिंदु प्रकृति और दिशा को निश्चित करना, विषय वस्तु के चुनाव व गठन में सहायता देना, शैक्षिक प्रक्रिया व सामग्री आदि के स्तरीकरण व मूल्यांकन में दिशा निर्देश देना, विद्यार्थी की योग्यता के निर्धारण में सहायता देना, पिछड़े व प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पहचानने में सहायता देना, शिक्षा में विभिन्न पहलू व समस्याओं के निराकार में सहायता देना। ये शैक्षिक उद्देश्य के कुछ कार्य हैं।
जिनसे उनके उद्देश्य को महत्व में जानकारी होती है। अब हम लोग जान लेते हैं उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से हम लोग कैसे इसे लिखेंगे। उद्देश्य के निर्धारण के बाद उनका सुव्यवस्थित रूप में लेखन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। उद्देश्य के लेखन में जितनी अच्छी अस्पष्टता, जितनी अच्छी क्रमबद्धता या व्यापकता या निश्चितता होगी, उतना ही उद्देश्यों को प्राप्त करना सहज एवं सरल होगा। इसके लिए शिक्षक को शिक्षण उद्देश्य के विषय में सरल भाषा में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकास संबंधित कौन से क्षेत्र में विद्यार्थियों के अंदर कौन से परिवर्तन करते हैं, जिससे सभी प्रकार की अनिश्चितताएं तथा अस्पष्टताएं दूर हो जाएं और निष्पत्ति का मापन संभव हो सके। सीखने के उद्देश्य लेखन के समय निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान रखना चाहिए। उद्देश्य व्यापक और विश्लेषणात्मक होना चाहिए। उद्देश्य इतने स्पष्ट होने चाहिए जिससे उनका मूल्यांकन आसानी तरीके से अर्थात सुविधापूर्वक संभव हो सके। उद्देश्य लेखन में संबंधित उद्देश्य के विशिष्टीकरण पर भी दिए जाने चाहिए। उद्देश्य निर्धारण में ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारात्मक परिवर्तन को महत्व देना चाहिए। उद्देश्य सामान्यतः तथा विशिष्ट दोनों रूपों में स्पष्ट रूप से अलग अलग लिखे जाने चाहिए। सीखने के उद्देश्य को व्यवहारात्मक परिवर्तन के संबंध में लिखा जाना चाहिए। उद्देश्य को अधिगम से संबंधित करके लिखा जाना चाहिए। उद्देश्य परिवर्तनशील होना चाहिए। उद्देश्य छात्र के स्तर से सदैव जुड़ा होना चाहिए। छात्र का स्तर क्या है, इनसे उसका उद्देश्य जुड़ा होना चाहिए। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विषय पर अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य से केवल एक ही सीखने के अनुभव की उपलब्धि संभव होनी चाहिए। उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियां काम में आती हैं। इसमें आपका रॉबर्ट मेगर की उद्देश्य की लेखन विधि है। उसके पश्चात मिलर द्वारा विधि मेलर विधि है। तीसरा आपका क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की विधि है। थोड़ा सा पॉइंट जान लेते हैं। मेगर के उद्देश्य की जो लेखन विधि है, मेगर ने छात्रों में वांछित परिवर्तन उत्पन्न करने का अभिप्राय इस रूप में प्रकट किया गया। हम जो कथन कहते हैं वही उद्देश्य हैं। इन कथन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि छात्रों में अधिगम अनुभव की प्राप्ति के पश्चात कौन सा व्यवहारिक परिवर्तन होगा, अर्थात उद्देश्य इस व्यवहार का वर्णन करता है जिसको सीखने के पश्चात छात्रों के व्यवहार में हम देखना चाहते हैं। प्रायः अंतिम व्यवहार का विवरण ही व्यवहारिक उद्देश्य का लेखन है। मेगर के अनुसार स्पष्ट व्यवहारिक उद्देश्य को निम्न रीति से लिखना चाहिए। उस कसौटी को परिभाषित करना जिस पर अंत्य व्यवहार को परखा और स्वीकारा जाए। मेयर ने
उद्देश्य लेखन के लिए ब्लूम के वर्गीकरण को ही आधार माना है। उद्देश्य को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने के लिए क्रियापदों की सहायता से लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यवहारिक उद्देश्य लेखन में उन क्रियाओं एवं व्यवहारिक का उल्लेख करना पड़ता है जिनकी शिक्षण एवं मापन किया जा सकता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट शैक्षिक उद्देश्य के महत्व हैं। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का यह लेक्चर यहीं तक। अगली वीडियो में हम लोग नए लेसन के साथ आएंगे, जिसमें हम लोग 7वें पाठ, जिसका नाम बीजगणित की पाठन विधि है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही मज़ा और बहुत ही आपका उत्साह जगने वाला अध्याय रहेगा। हम लोग उसको अच्छी तरीके से अगले वीडियो में अध्ययन करेगा। आप लोग तब तक इस वीडियो को अच्छे से तैयार करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।